आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स। देखो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है अटैकिंग रिएजेंट्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैदान में लड़ने वाले योद्धा हैं। सारी लड़ाइयां यही लड़ेंगे। अब अटैकिंग रिएजेंट्स का मतलब होता है जैसे कोई केमिकल रिएक्शन जब कभी भी होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में आप लोग जानते हो कि दो चीजें होती हैं। एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी आएंगी जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो एक माना जाता है कि एक रिएक्टेंट हमला करता है, अटैक करता है और दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर हमला करता है। तो इन दोनों में से जो जाकर के हमला करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, और जिसके ऊपर हमला होगा उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। जैसे मान लो एक घुड़सवार लड़ाई करने के लिए मैदान में जा रहा है तो मैदान जो होगा वो सबस्ट्रेट बोला जाएगा और जो घुड़सवार होगा वो अटैकिंग रिएजेंट बोला जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग रिएजेंट आप लोगों को जो पढ़ने हैं वो दो टाइप के होते हैं। इनका टाइप आपको सीखना है और फिर धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जो हमला करने वाले होते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली ई प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं भी ई प्लस लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा इलेक्ट्रोफाइल। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको हम लोग इन शॉर्ट एनयू माइनस दिखा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। एनयू माइनस का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। अभी हम लोग पूरी बातें करेंगे इनके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। लेकिन आपको यह समझना है कि जैसे एक मैदान है, उस मैदान में अगर ये कोई लड़ाकू योद्धा आ गया तो ये जो मैदान होगा इसको बोला जाएगा सबस्ट्रेट, और ये जो लड़ाकू योद्धा है इसको हम बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा ही देखा जाता है कि जैसे मान लो एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और इस पे ये वाला लड़ाकू योद्धा यहां पे आया, अटैकिंग रिएजेंट मान लिया हमने, OH माइनस हो गया, तो ये सबस्ट्रेट होगा और ये अटैकिंग रिएजेंट माना जाएगा। अब कैसे अटैकिंग रिएजेंट माना जाएगा, पहले इसके बारे में समझ लें कि ये है क्या चीज। आखिर अटैकिंग रिएजेंट की चिड़िया का नाम है वो पहले हम लोग क्लियर करेंगे, फिर आपको सबस्ट्रेट के बारे में भी बताया जाएगा और इसकी मिलने से जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी उसको भी हम लोग आगे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल जिसको ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल जिसको NU माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आओ समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हैं क्या। देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, अगर इसको हम स्प्लिट करें तो आएगा इलेक्ट्रो प्लस फिलिक या इलेक्ट्रोफाइल, और अगर इसको हम ब्रेक करें तो यह आएगा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब होता है लविंग।
जो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो हर वो अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉनों से मोहब्बत करेगा, इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल मतलब, फाइल तो आप समझ गए, फाइल का मतलब होता है लविंग, जो प्यार करने वाला है। और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। भाई न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो बाकी क्या बचा? केवल और केवल प्रोटॉन। तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो हम लोगों ने एक पहली बात देख ली कि हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉनों को पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज को पसंद करते हैं, और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं। तो क्लासिफाई किया गया है, अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के होते हैं। एक हो गया निगेटिव चार्ज को पसंद करने वाले, और दूसरे हो गए पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाले। तो जो निगेटिव चार्ज को पसंद करेगा, जो निगेटिव चार्ज से मोहब्बत करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज को पसंद करते हैं, इसलिए इन पे पॉजिटिव चार्ज लगा करके इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने वाला कौन होगा? माइनस की तरफ तो प्लस वाला ही अट्रैक्ट होता है, इसलिए जो निगेटिव चार्ज को पसंद करते हैं उनके ऊपर हम लोग प्लस लगा देते हैं और बोल देते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है। ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस का मतलब कि ये माइनस चार्ज को पसंद करने वाले हैं। दूसरे अटैकिंग रिएजेंट हो गए न्यूक्लियोफाइल, जो प्लस चार्ज को पसंद करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनयू से। एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल। और प्लस चार्ज को जो पसंद करेगा, उसके ऊपर खुद का कैसा चार्ज होगा? माइनस। तो यहां माइनस चार्ज लगा दिया जाता है। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे ई प्लस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली वो सब स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनों को पसंद करती हैं, यानी माइनस चार्ज को पसंद करती हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहां पे कह देंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर लिख सकते हैं निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, यानी माइनस चार्ज जिनको पसंद होता है, तो उन स्पीशीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से समझ लेते हैं पहले, बाद में नोट करना। एक तो वो जिनके ऊपर पहले से खुद से अपना पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। अब जरा सोचो यहां पर, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला कौन होगा? जिसके पास पहले से खुद का पॉजिटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन को पसंद करने जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज आयंस में कौन आ गया? H प्लस। तो अगर आपसे पूछा जाए H प्लस क्या है,
तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर खुद का प्लस चार्ज है और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? माइनस चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो हम बोल देंगे H प्लस क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ। H प्लस के बाद और भी पॉजिटिव आयंस जैसे Cl प्लस, क्लोरोनियम आयन। Cl माइनस होता है वो क्लोराइड आयन होता है, Cl प्लस यानी क्लोरोनियम आयन। और भी पॉजिटिव आयंस जो आप पॉजिटिव आयंस समझते हो, जैसे ब्रोमोनियम आयन। उसके अलावा और भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए सिल्वर। हाँ ठीक है, सिल्वर जो होगा मेटेलिक आयन होगा, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन हम यहां पर आपको कॉमन इलेक्ट्रोफाइल बताने वाले हैं, जो जनरली, जैसे हमने लिखा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, NH4 प्लस एक्सेट्रा। मतलब जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी आती है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। ऐसे एटम्स जिनका ऑक्टेट इनकंप्लीट हो, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में वही गोल अचीव करना चाहते हैं जो हम लोगों के पास नहीं होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये किधर भाग के जाएंगे? जहां इनको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉनों को पसंद करने वाले हैं। ये भी अगर इलेक्ट्रॉन को पसंद करेंगे तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। FeCl3, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक होता है AlCl3 या FeBr3, और भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब एक चीज आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। अगर वही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में लें तो वो किसकी तरह काम करेंगे? मान लो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उधर भागेंगे जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब जरा ये सोचो, अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन के पेयर के पास भागे और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले ले, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या बोला जाता है? लेविस एसिड। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स किसकी तरह काम करेंगे? लिविस एसिड की तरह। तो जितने भी लिविस एसिड होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऑल लिविस एसिड्स। क्यों लिविस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल होंगे? क्योंकि लिविस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो वो क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मैंने FeCl3, AlCl3, FeBr3 आपको इसलिए लिखा दिया क्योंकि हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स में 12th में आप पहला चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, उसमें हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ कार्बोकैटायन लिविस एसिड होंगे, सॉरी,
कार्बोकैटायंस अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रोफाइल होंगे या नहीं, तो जैसे मैंने लिखा CH3+, ये कार्बोकैटायन है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? बिल्कुल, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉनों को पसंद करने वाला है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर इसको बढ़ा सकता हूं, यहां लिख दूं मैं कार्बो कैटायंस। अच्छा, एक रिएक्शन आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का इंटरमीडिएट नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2+। तो ये NO2+ जो है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। सल्फोनेशन पढ़ोगे तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आप लोगों को आगे रिएक्शन पढ़नी होगी, तो वहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि नाइट्रेशन का इंटरमीडिएट कौन आएगा? नाइट्रोनियम आयन। ये भी किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहां पर एक और लिख लेते हैं फेमस एग्जांपल, BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये सबके सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, उसके बाद हम इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे, कौन स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, कौन वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कौन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमें इनके बारे में जानना होगा। न्यूक्लियोफाइल, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे NU-। देखो, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होंगी, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हमने आपको बताए क्लासिफाई करके, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के होंगे। कौन कौन से देखें। अब अपने दिमाग पे जोर डालो आप सब लोग, ये सोचो कि पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा? जिसके पास पहले से खुद अपना निगेटिव चार्ज हो, यानी कि हम कह सकते हैं निगेटिव चार्ज्ड आयंस। निगेटिव चार्ज्ड आयंस जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे OH-, Cl-, Br-, NO3- और कार्ब एनायंस। कार्ब एनायंस पे बेटा कैसा चार्ज होगा? खुद का माइनस चार्ज होता है, तो इसका मतलब वो निगेटिव चार्ज आयन है, और वो किसकी तरफ भागेगा? प्लस चार्ज की तरफ, प्लस चार्ज को पसंद करने वाला होगा। इसलिए जो कार्ब एनायंस होते हैं वो भी किसकी क्लास में आएंगे? न्यूक्लियोफाइल की क्लास में। जो मैंने सर्कल में बना दिया है वो इसलिए बना दिया है ताकि आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर ले आराम से। अगर सर्कल बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है। अब दूसरा टाइप, पहला तो टाइप आपने समझ लिया कि न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला, खुद उसके पास कैसा चार्ज होगा? माइनस। या दूसरा अगर हमें सोचना है तो ऐसे सोचो कि प्लस को पसंद करने वाला कौन होगा? जो प्लस चार्ज को पसंद करे, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन खूब सारे ज्यादा हों, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज,
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, वाटर। वाटर में बेटा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो पूरा वाटर ही प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर अगर और ज्यादा डीप में जाओ तो कह सकते हो वाटर का ऑक्सीजन प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा, वाटर के अलावा अमोनिया, NH3। अमोनिया में आप जानते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है तो अमोनिया जो होगा वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, या कह सकते हो अमोनिया का जो नाइट्रोजन होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब ये भी किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हटा दें इसको। तो आप लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट क्लासिफाई कर लिए 2 तरह के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, और इलेक्ट्रोफाइल किसको बोला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो सोचो उनके पास खुद का कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, या तो फिर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होंगे। दूसरा आपने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाले। और प्लस चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, 2 तरह के स्पीशीज, या तो खुद का उनके पास निगेटिव चार्ज हो, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो। एक्सेस अगर होगी तो भी। अब आप लोगों को पढ़ना है इफेक्ट्स इन कार्बन चेन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो कोई कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन में ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये असलियत में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने आपको पढ़ा रखा है कि बॉन्ड मतलब क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर इस लाइन को न दिखाना चाहो तो आप यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हो। ये तो हम अपनी सहूलियत के लिए बॉन्ड बना लेते हैं। अगर आप बॉन्ड ना बनाओ तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा बच्चों, ये टाइम टेकिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के लिए एक लाइन, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के लिए डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब होगा क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट या राइट खिसक जाएं, या फिर एक एटम से दूसरे एटम पे चले जाएं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें कुछ इफेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉनों के खिसकने से कार्बन की चेन बेचैन हो जाती है। कार्बन की जो चेन होगी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक एटम से दूसरे एटम की साइड में, मान लो जैसे यहां पर हैलोजन लग गया, ध्यान से सुनना। अब हैलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा, अपना काम करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो हैलोजन की तरफ खिसक जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा सोचो, कल मैंने आपको पढ़ाया था एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है। अगर एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, दूर धक्का देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, इससे दूर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने से इधर उधर या फिर एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होने से कौन कौन से इफेक्ट जनरेट होते हैं। पहला इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट आपको पढ़ना है, उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको आई इफेक्ट भी बोला जाता है। दूसरा इफेक्ट जो आपको पढ़ना होगा वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको हम लोग ई इफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा इफेक्ट जो आपको पढ़ना होगा रेजोनेंस। इसको आर इफेक्ट भी बोला जाता है या एम इफेक्ट भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं। और चौथा इफेक्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोला जाता है। ये चारों इफेक्ट हमें एक एक करके पढ़ना है, और जब आप ये इफेक्ट पढ़ लोगे तो इससे आप लोगों को स्टेबिलिटी समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कुछ कंपाउंड हम देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, या जैसे मान लो कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। तो एसिडिक, बेसिक, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ये सब इन्हीं चारों इफेक्ट से निकल करके आती है। जब ये चार इफेक्ट आप लोग समझ लोगे तो दो कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग कंपेयर करना सीख जाओगे। दो कंपाउंड्स जो होंगे या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे उनको आप उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लोगे, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कवर करना सीख जाओगे। तो ये जो इफेक्ट हैं ये हम लोगों को बहुत कायदे से पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं, नोट कर लो। एक चीज और ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होता है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड में। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है बच्चों ये पाई बॉन्ड में होता है। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन में होगा, प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन्स में। या फिर पाई बॉन्ड में। प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हम आपको समझाएंगे आगे। असल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या आती है, प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉन प्लेनर हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग पहचानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में है या प्लेन से बाहर है। तो हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो रेजोनेंस में हम आपको सिखाएंगे कि प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं।
यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगा, सिग्मा बॉन्ड में होता है यानी सिंगल बॉन्ड पे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ होगा, पाई बॉन्ड पे। रिजोनेंस कहाँ होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में या पाई बॉन्ड में, लेकिन कौन से पाई इलेक्ट्रॉन में, जो प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड में ही होता है। तो बीच वाले दोनों इफेक्ट पाई बॉन्ड के इफेक्ट हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के, और शुरुआत वाले जो दो इफेक्ट हैं, और शुरुआत वाला जो एक इफेक्ट है, लास्ट वाला एक है, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड के इफेक्ट हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड में होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड में होगा, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। रिजोनेंस प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन में होगा। प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग जब रिजोनेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को कि कौन से इलेक्ट्रॉन प्लेन में होते हैं, कौन से प्लेन से बाहर होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड में होता है। इसको दूसरा नाम दिया गया है नो बॉन्ड रिजोनेंस। हटा दें इसको। देखो, जैसे कार्बन की कोई चेन है, ध्यान से सुनेंगे। कार्बन की कोई चेन है और इस कार्बन की चेन में सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है। अब अगर सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, क्योंकि ये सेम एटम है बेटा, तो जो साझे वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां रहेंगे, बीच में रहेंगे। लेकिन अगर यहां पर टर्मिनल पोजीशन पे कोई हैलोजन हमने जोड़ दिया, तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जानते हो कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, खुशनुमा। हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और हैलोजन का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। क्योंकि हैलोजन की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ध्यान से सुनो, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हैलोजन की तरफ खींच जाएंगे। तो हम लोग जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए होंगे उनको हम ऐसे एरो से दिखा देते हैं। ये एरो बच्चों क्या बता रहा है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, इसने इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको भी अपने पास खींच लिया। लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्या इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल से निकल करके हैलोजन के ऑर्बिटल में चले गए? नहीं, केवल खिसके हैं, इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसफर नहीं हुए। क्या हुआ है, शिफ्ट हुए हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हुए, मतलब इसके पास से निकल करके इसके पास नहीं है। अगर कार्बन के ऑर्बिटल से निकल के हैलोजन के ऑर्बिटल में आ जाते तो बॉन्ड टूट जाता। तो हम लोग क्या करते, बॉन्ड को टूटा हुआ दिखाते, लेकिन हमने बॉन्ड को टूटा हुआ नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसने बेईमानी की, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिए। तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन की तरफ से किधर खिंच गए, हैलोजन की तरफ। इसको हम लोगों ने बोला इंडक्टिव इफेक्ट। अब सोचो जरा, हैलोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस चार्ज आएगा, लेकिन कैसा माइनस, स्लाइटली माइनस, हल्का माइनस। इसलिए हम इसको माइनस डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के हैलोजन के पास पूरी तरह से चले गए होते और ये बॉन्ड ही टूट गया होता, तो हम डेल्टा माइनस न लिखते, तब हम इसको क्या कर देते,
पूरा पूरा इसको एनायन बना देते, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, हैलोजन ने इस कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है। क्यों खींचा है? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन खिसक गए, इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो इसकी वजह से इस पे आ गया हल्का सा निगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस डेल्टा। लेकिन आप लोग एक बात पे और ध्यान दें, अगर हैलोजन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, तो बच्चों ये जो कार्बन की चेन है, ये काफी लंबी चेन है और सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हैलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका इफेक्ट जो होगा वो पूरी चेन में ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ खींचे हैं तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हैलोजन की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे और हैलोजन की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी ये असर कम होता चला जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अभी और समझो, अगर यहीं पर मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता, हैलोजन लगा हुआ है, तो हैलोजन क्या करता? हैलोजन जिस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता, जिसकी वजह से हल्का निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस हैलोजन के ऊपर और हल्का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इस कार्बन के ऊपर। लेकिन हमने बताया कि ये इफेक्ट जो होता है लगभग 3 कार्बन तक रहता है। कहां तक रहता है? लगभग 3 कार्बन तक। तो अब जब हैलोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो यहां से इस कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये चेन भी जुड़ी हुई है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 3 कार्बन तक आप लोगों को शिफ्टिंग दिखानी है। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के किसके पास, किसकी तरफ चले जाएंगे? हैलोजन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा एक बात और देखो, अगर इस पे माइनस चार्ज आया, स्लाइटली माइनस, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, तो जितने भी कार्बन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं इनसे सबसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो सब पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि जितने भी कार्बन है सबसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर होने चाहिए? कतई नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे हैं तो ज्यादा पॉजिटिव आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम खींचे हैं तो थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत कम खींचे हुए हैं तो थोड़ा सा और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग जनरली ऐसे दिखाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें आप लोगों ने अभी तक क्या देखा? अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे चलेगा। क्या देखा? जब कार्बन की चेन में कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हो, तो क्या होगा? कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर उस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे, और ये वाला इफेक्ट कहां तक चलेगा? कहां तक के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं? लगभग 3 कार्बन तक। 3 कार्बन तक के इलेक्ट्रॉन खींच जाते हैं। जो एटम या ग्रुप लगा होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? हल्का सा निगेटिव चार्ज। पूरा निगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। और इनके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताओ इन तीनों में से सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? इस वाले कार्बन के पास। यहां पर देखा आप लोगों ने। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास कार्बन की एक चेन है और इसमें बच्चों कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। आप लोगों ने सीखा कि एल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा।
और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो एल्काइल ग्रुप पे कैसा चार्ज आ जाएगा, सोचो जरा। ये इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, सही है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन, सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, हल्का पॉजिटिव या हल्का निगेटिव? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं बोल दूं बिल्कुल गलत है तो तुम लोग बिल्कुल गलत मान लोगे। अपना दिमाग लगाओ, अगर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, सोचो, स्लाइटली निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास बढ़ गई। अब ये इफेक्ट मैंने बताया था कितने कार्बन तक चलता है, 3 कार्बन तक। तो हल्का सा निगेटिव चार्ज इस पे भी डेवलप होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आए हैं तो हल्का निगेटिव चार्ज इस पे भी डेवलप होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला फर्स्ट निगेटिव, सेकंड निगेटिव और थर्ड निगेटिव में कंपेयर करो कौन ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन इसने फेस किया है, इस पे निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, इसने रिपल्शन कम फेस किया है तो इस पे निगेटिव थोड़ा कम, और सबसे कम रिपल्शन इसने फेस किया है तो इस पे निगेटिव चार्ज और कम आएगा। ये भी कैसा इफेक्ट हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी कैसा इफेक्ट था, इंडक्टिव। लेकिन इसमें और इसमें जरा फर्क देखो क्या है। इसमें जो ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हुई है वो चेन से बाहर की तरफ हो रही है, ग्रुप की तरफ हो रही है, और इसमें जो शिफ्टिंग हुई है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वो ग्रुप से अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ग्रुप की तरफ होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं -I इफेक्ट, यानी निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ग्रुप की तरफ से दूर होती है तो उसको बोला जाता है +I इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूं। ग्रुप पे जैसा चार्ज डेवलप होगा इफेक्ट वही बना जाएगा। अगर ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो -I इफेक्ट, और ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो +I इफेक्ट। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडक्टिव इफेक्ट बताओ तो क्या बताओगे उसके बारे में? सबसे पहली बात, हैपेंस इन, कहां होता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड ओनली, पहली बात। दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं या शिफ्ट होते हैं? तो ये है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात बच्चों, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब हैलोजन या ये वाला ग्रुप या कोई भी ग्रुप अगर लगा होगा तो परमानेंटली लगा ही रहेगा यहां पर, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए ये इफेक्ट बोला जाता है परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। अच्छा, अब अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप इसको डिफाइन क्या करोगे? शिफ्टिंग ऑफ, बोलो, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स the group or away from the group attached in carbon chain।
इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला मैंने? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ग्रुप और अवे फ्रॉम द ग्रुप अटैच्ड इन कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहां पर क्या हो रहा है? टुवर्ड्स द ग्रुप हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? अवे द ग्रुप। एग्जाम्पल नहीं नोट करिएगा, पहले आप केवल ये पॉइंट्स नोट करिए, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम्पल नोट करने हैं। आप बता सकते हो ये कैसा इफेक्ट है? माइनस आई या प्लस आई? बिल्कुल ये माइनस आई इफेक्ट है। अगला पॉइंट नोट करेंगे इसमें, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट अगर हमने बोला तो आप दोनों इफेक्ट समझ लेंगे, प्लस आई भी और माइनस आई भी। आई इफेक्ट वीकेंस एज increase in length of कार्बन चेन। कार्बन की चेन की लंबाई बढ़ते बढ़ते, लेंथ बढ़ते बढ़ते, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ये क्या होता जाता है? वीक होता जाता है। जैसे जैसे कार्बन की चेन की लंबाई बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, आप देख रहे हैं ये इफेक्ट जो है वो कमजोर होता जाता है। मतलब शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की पहले वाले में सबसे ज्यादा होगी, बाद में उससे कम शिफ्ट हुए और सबसे बाद में सबसे कम शिफ्ट हुए। आफ्टर 3 कार्बन एटम्स this effect almost terminates। 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट जो होता है लगभग लगभग खत्म हो जाता है। बच्चों ये एग्जाम्पल 1 नोट करना, उसके बाद में इसको एग्जाम्पल 2 नोट करना, फिर ये एग्जाम्पल 3 नोट करिएगा, और एक एग्जाम्पल और देख लो पहले, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो ये कार्बन की एक चेन बना रहा हूं मैं, इसमें डबल बॉन्ड भी है, और यहां पे मैंने हेलोजन एटम अटैच किया। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं क्लियर कर दूं, आप लोग भी ध्यान से समझो। यह हेलोजन एटम क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन हेलोजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। हेलोजन पे कैसा चार्ज आएगा? हल्का निगेटिव, और इस कार्बन पे आएगा हल्का सा पॉजिटिव। अब इस कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होंगे थोड़ा सा कार्बन की तरफ, तो इस पे भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब इस कार्बन पे देखोगे तो यहां पे कैसा बॉन्ड बना हुआ है? डबल। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मान लो नीचे वाला पाई है, ऊपर वाला सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी शिफ्ट नहीं होते। शिफ्टिंग केवल किस में होगी? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में होगी। तो यहां पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। ये भी एग्जांपल आपने माइनस आई इफेक्ट का देखा। हम आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, आप लोगों को ये अपने आप से ध्यान रखना है। अगर टर्मिनल ग्रुप पे माइनस चार्ज डेवलप होगा तो माइनस आई इफेक्ट, और टर्मिनल ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो पॉजिटिव आई इफेक्ट।
ड्रा एंड नेम द टाइप ऑफ आई इफेक्ट in the following compounds. पहला वाला हो गया, नहीं हुआ। ब्रोमीन इस कार्बन चेन से लगा हुआ है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इफेक्ट कितने कार्बन तक रहेगा? लगभग 3 कार्बन तक। ये इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा। इस पे कैसा आएगा? माइनस का स्लाइट माइनस चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और बेटा मैंने ये डैश और डबल डैश इसलिए बना दिए हैं ताकि आप समझ जाओ कि पॉजिटिव चार्ज सेम नहीं है। अब इस इफेक्ट को क्या बोलोगे, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई इफेक्ट। अब यहां पे सोचो, ये एक साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोहेक्सेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, ये साइक्लोहेक्साइल है, और इसमें मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में यहां पर देखो क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस वाले कार्बन से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, हर कॉर्नर पे कार्बन लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे इसकी तरफ, और ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, यहां तक ये इफेक्ट ट्रेवल करेगा, दोनों तरफ जाएगा ये इफेक्ट, इधर भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा, दोनों की तरफ से दिखाना है। कैसा इफेक्ट होगा ये? माइनस आई इफेक्ट। यहां पर सोचो, चाहे इस CH3 से दिखाओ या इस CH3 से दिखाओ, ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप ही है। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये 3 कार्बन तक ये इफेक्ट ट्रेवल करेगा। इस पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली निगेटिव, इधर देखो, पहचान पा रहे हो, OH ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बेटा। इस पे हल्का सा निगेटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये 3 कार्बन तक ट्रेवल कराना सिग्मा बॉन्ड में। ये कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस आई इफेक्ट। इधर देखो, नाइट्रोजन कार्बन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये इफेक्ट कहां तक ट्रेवल करेगा? 3 कार्बन तक। ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो स्लाइटली निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इसमें पहचान के बता सकते हो कितने कार्बन हैं?
एक है या दो है या तीन है? अच्छा एक बात सोचो, मैं अगर शेप ऐसे बनाऊं, ध्यान से सुनो, ये ज्यादा सही शेप है या फिर सेकंड वाली शेप सही है? फर्स्ट वाली सही है या सेकंड वाली सही है? बताओ इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो शेप कैसी आती है? लीनियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है, क्योंकि हमने यहां पे क्या बनाया है? लीनियर बनाया है। ये बहुत गहराई की बात है। ये कभी भी ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग बना देते हैं जनरली बेंड, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये ज्यादा सही है। ओके, अब बताओ कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा कार्बन यहां पर, तीन कार्बन है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। स्लाइटली निगेटिव चार्ज यहां पर, इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, और इस कार्बन पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस इफेक्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर देखो हल्का निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, और इधर भी डेल्टा पॉजिटिव। सारे एग्जाम्पल माइनस आई इफेक्ट के हैं, सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल प्लस आई इफेक्ट का है। इसके बाद अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।